मणिपुर। पिछले 2 महीनों से हालात इतने ज्यादा खराब बने हुए हैं कि आज मणिपुर सिविल वॉर की कगार पर खड़ा है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों घर जल चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी कैंप में रहकर अपनी जान बचा रहे हैं। पर देश के प्रधानमंत्री इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक ट्वीट नहीं, मणिपुर के नाम कोई संदेश नहीं। आखिर ऐसा क्यों? मणिपुर के लोगों ने इंतजार किया कि शायद मन की बात में कुछ बोलेंगे, कुछ तो दिलासा देंगे, मगर जब एक शब्द भी नहीं कहा तो लोगों ने जियोग्राफी, डेमोग्राफी और हिस्ट्री, इन तीनों चीजों के बगैर मणिपुर की आज की सिचुएशन समझना नामुमकिन है। मणिपुर का मैप देखिए। मणिपुर देश के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है और म्यांमार के साथ इसका एक लंबा बॉर्डर शेयर होता है। अब यह रहा मणिपुर का फिजिकल मैप। इस मैप से यह साफ हो जाता है कि मणिपुर में 2 विशिष्ट जियोग्राफी फीचर हैं। स्टेट के बीचों बीच है एक वैली और इसके चारों तरफ है हिल्स। बीच की इम्फॉल वैली राज्य का सिर्फ 10% भूभाग कवर करता है और जो हिल्स एरिया है वो बाकी का 90% कवर करता है। मणिपुर में 60 से ज्यादा प्रकार की जनजाति निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लगभग 60% मैतई हैं। मैतई के अंतर्गत मैतई हिंदू 42%, मैतई मुस्लिम 9%, मैतई सनमाही 7% व अन्य 1% है, जबकि 40% कुकी व नागा जनजाति है, जिसमें मेजोरिटी क्रिश्चियन है। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से मेजोरिटी 40 सीटें मैतई के पास है और 20 सीटें कुकी के पास है। मणिपुर की डेमोग्राफी आखिर ऐसी क्यों है? इसके लिए हमें मणिपुर का इतिहास जानना अत्यंत आवश्यक है। मणिपुर, जो कि पहले कन्लेपाक डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था, जिसकी 2 प्रमुख जनजातियां थीं, मैतई और कुकी। कुकी जो कि पहाड़ों पर रहते थे और तब वह क्रिश्चियन नहीं थे, उनकी अलग धार्मिक मान्यताएं थी। ऐसे ही मैतई भी एक लोकल एथनिक संप्रदाय था, जो कि मूलतः हिंदू नहीं थे, परंतु इनकी धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज इत्यादि सनातन हिंदू धर्म की तरह ही थी। वहां के 19वें राजा पम्हिबा ने सनातन हिंदू धर्म को अपनाते हुए कन्लेपाक का नाम बदलकर मणिपुर कर दिया। अपने राजा के साथ ही वहां के मैतई जनजाति ने सनातन हिंदू धर्म अपना लिया। 1819 में बर्मा यानी आज का म्यांमार मणिपुर पर हमला करके कब्जा कर लेता है, जिसके बाद वापस से मणिपुर के राजा बर्मा को खदेड़कर भगाते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आज के म्यांमार के लिए मणिपुर उसी तरह फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है जिस तरह पाकिस्तान के लिए कश्मीर है। 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर के बाद ब्रिटिश हुकूमत मणिपुर पर कब्जा करके उसे प्रिंसली स्टेट घोषित कर देता है। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। 1891 में मणिपुर में क्रिश्चियन मिशनरी जाना शुरू होती है। वहां के जो मैतई थे उनको कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाना मिशनरी के लिए मुश्किल हो रहा था, तो वह लोग पहाड़ों में जाकर कुकी जनजाति के लोगों को टारगेट करके उनका धर्मांतरण शुरू कर देते हैं। दोस्तों, 1891 में जहां मणिपुर में एक भी क्रिश्चियन नहीं था, 1961 में बढ़कर वह 19% हो जाते हैं और 2011 आते आते 42% क्रिश्चियन हो जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट 100% कुकी कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गए। वहीं 1961 में जहां 60% हिंदू थे, 2011 में घटकर वह मात्र 42% रह गए। अब जो समाचार में 55-60% मैतई हिंदू सुनते हैं, वह सभी मैतई हिंदू नहीं हैं। मैतई के अंतर्गत मुस्लिम के साथ साथ अन्य जनजातियां भी शामिल हैं। इन सभी के कारण मणिपुर में धार्मिक व जातीय मतभेद शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और आजाद हिंद फौज मिलकर मणिपुर को टारगेट करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा इलाका बन गया था जो बर्मा से आगे बढ़ती हुई जापानीज आर्मी को रोक रहा था। जापान वहां पर 2 साल तक बॉम्बिंग करता है। इसके चलते मणिपुर के लोकल लोग ब्रिटेन के विरुद्ध खड़े होकर हथियार उठा लेते हैं। परिस्थिति से डरते हुए
ब्रिटिश हुकूमत महाराज बोधचंद्र को मणिपुर सौंपकर निकल लेती है। 1949 में मणिपुर का विलय भारत में हो जाता है। मणिपुर के लोगों का आरोप था कि भारत ने महाराज बोधचंद्र को डराकर विलय करवाया, जबकि भारत का कहना था कि महाराज बोधचंद्र को पता था कि बर्मा फिर से मणिपुर पर हमला करेगा, इसलिए उन्होंने भारत के साथ विलय कर लिया। दोस्तों, यह कलेश बिल्कुल पाकिस्तान कश्मीर की तरह ही है। अब यहाँ दूसरा खेल शुरू होता है। जब भारत के साथ मणिपुर का विलय हो जाता है तो मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। इससे वहाँ के लोगों में असंतोष पैदा होता है कि हमारे लीडरशिप ने बर्मा के डर से भारत में विलय कर लिया, नहीं तो हम एक अलग देश होते। इस असंतोष और जाति मतभेद के कारण प्रत्येक जनजाति के अंदर कई अंडरग्राउंड ग्रुप्स बन गए, जिसका फायदा उठाते हुए बर्मा इन ग्रुप्स को हथियार देने लगा। जैसे एक मुल्क कश्मीर में अस्थिरता चाहता है, वैसे ही एक मुल्क मणिपुर में अस्थिरता चाहता है। मणिपुर के अंदर इन अंडरग्राउंड ग्रुप्स को हथियार देने का काम चाइना बर्मा के थ्रू करता है। दोस्तों, अभी जो मणिपुर में 2 महीनों से हिंसा हो रही है, उसका मुख्य कारण एसटी स्टेटस की आड़ में कुछ और ही है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपने समाचार में देखा होगा कि हाईकोर्ट द्वारा मैतेई को एसटी स्टेटस देने के लिए सरकार को निर्देश दिए गए थे, जिससे नाराज होकर कुकी क्रिश्चियन लोग प्रदर्शन करने लगे। आखिर कुकी को इससे नुकसान क्या है? तो दोस्तों, जो 90% हिली एरिया है जिस पर कुकी रहते हैं, वहाँ पर मैतेई जाकर जमीन नहीं खरीद सकते। एक ही राज्य में होते हुए भी वो ऐसा नहीं कर सकते, जबकि कुकी मैतेई की जमीन खरीद सकते हैं। अगर मैतेई को एसटी स्टेटस मिलता है तो वो लोग भी कुकी की जमीन खरीद सकेंगे। अब आखिर जमीन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया में म्यांमार और मणिपुर की अफीम को सबसे अच्छी अफीम माना जाता है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के गोल्डन ट्रायंगल में होने वाली ड्रग्स की तस्करी को मणिपुर के भारत म्यांमार बॉर्डर के माध्यम से आगे पहुंचाई जाती है। राज्य के नारकोटिक्स विभाग के अनुसार मणिपुर में अफीम की खेती 15,497 एकड़ जमीन पर होती है, जिसमें 13,122 एकड़ जमीन कुकी, 2340 एकड़ नागा, जबकि मात्र 35 एकड़ जमीन पर मैतेई अफीम की खेती करते हैं। 2015 में एक रिपोर्ट आती है कि मणिपुर में 7 लाख एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, जिनका रुझान ड्रग्स ट्रेड की तरफ बढ़ रहा है। 2017 में मणिपुर में भाजपा सत्ता में आती है, जिसके बाद धीरे धीरे रोहिंग्या घुसपैठ और अवैध ड्रग तस्करी पर रोक लगाने के लिए कदम उठाती है। बीते कुछ समय में मणिपुर में 6,300 किलो अफीम को नष्ट किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 300 करोड़ से अधिक थी। अब जरा आप स्वयं सोचिए कि अगर मैतेई को एसटी स्टेटस मिलता है, जिससे वे पहाड़ी क्षेत्र में भी जमीन खरीद सकेंगे, तो अफीम की खेती और बड़े बड़े ड्रग माफियाओं का अवैध कारोबार कैसे चलेगा? इसलिए इस हिंसा के पीछे ड्रग्स कनेक्शन होने को नकारा नहीं जा सकता है। मणिपुर में पिछले कई दशकों से अवैध ड्रग्स और हथियार की तस्करी चलती आ रही है, जिसे पिछली कांग्रेस सरकार आंखें बंद करके बढ़ावा ही देती रही। और बात रही हिंसा को रोकने की, तो सत्यता के साथ कहना होगा कि केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होते हुए भी पिछले 2 महीने में सरकार इस हिंसा को रोक नहीं पाई है, जो कि भाजपा सरकार का एक फेल्यूर ही है। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति संदेश देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है, कृपया देश में स्थित मणिपुर के लोगों को भी शांति संदेश दे दीजिए। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि मणिपुर हिंसा में ड्रग्स कनेक्शन की जानकारी आपको कैसी लगी, और कृपया इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।